प्यार, इश्क और मोहब्बत का रिश्ता टोटली भरोसे और विश्वास पर टिका होता है। पर जिस दिन ये भरोसा विश्वास टूटता है, न जाने कई लोगों की ज़िंदगियाँ भी बर्बाद कर देता है। आज के कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है। इसी प्यार मोहब्बत के चक्कर में एक लड़की हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है, लेकिन उसके बाद एक ऐसा खेल खेला जाता है जिसका शायद किसी को अंदाज़ा भी नहीं होगा। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दी और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तराखंड की। उत्तराखंड का एक शहर पड़ता है काशीपुर, और इसी काशीपुर शहर का एक थाना पड़ता है रामनगर। रामनगर थाने इलाके का रहने वाला रुस्तम सिद्दीकी की पत्नी का नाम सलमा बेगम। रुस्तम के टोटल 5 बच्चे, जिसमें से तीसरे बेटे का नाम सुहेल सिद्दीकी जिसकी उम्र है लगभग 26 साल के आसपास। चौथे बेटे का नाम जुनैद सिद्दीकी जिसकी उम्र है लगभग 24 साल के आसपास। सुहेल इसी रामनगर इलाके में एक स्टेशनरी का दुकान कर रखा है। अपने दुकान से ठीक ठाक पैसे कमाता है और अपने परिवार के साथ बड़े ही खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करता है। बात कर रहा हूँ मैं 2 अगस्त 2022 की रात्रि के करीब 9 बजे के आसपास। सुहेल हर रोज़ की तरह रात्रि के 9 बजे के आसपास अपनी दुकान बंद करता है और अपनी प्लेटिना बाइक लेकर के अपनी दुकान से घर के लिए रवाना होता है। उसके दुकान से उसके घर की दूरी मात्र 20 मिनट की होती है। लेकिन सुहेल जब अपनी दुकान बंद करके अपने घर के लिए रवाना होता है, उससे पहले ही अपने घर पे फ़ोन करके बता देता है कि वो दुकान बंद कर चुका है और घर आ रहा है। लेकिन लगभग 1 घंटा का समय बीत जाता है, सुहेल अपने घर नहीं पहुंचता है। जब 1 घंटे बाद भी सुहेल अपने घर नहीं पहुंचता है तो कहीं ना कहीं उसके पिता रुस्तम को चिंता सताने लगता है। इसीलिए तुरंत ही रुस्तम सुहेल के नंबर पर फ़ोन करता है, लेकिन सुहेल का नंबर स्विच ऑफ बताता है। जब सुहेल का नंबर बार बार स्विच ऑफ आने लगता है, सुहेल का पूरा घर परिवार परेशान उठता है। इसीलिए रुस्तम तुरंत ही अपने बेटे जुनैद को सुहेल के दुकान पे भेजता है, ये जानने के लिए कि सुहेल ने दुकान बंद किया है या फिर नहीं। जुनैद जब सुहेल के दुकान पे पहुंचता है तो देखता है कि उसकी दुकान बंद है। जुनैद जब ये बातें अपने पिता से कहता है, जब सबको मालूम चलता है कि सुहेल दुकान बंद कर चुका है और घर पर नहीं पहुँचा है, कहीं ना कहीं उसके घर परिवार वाले परेशान उठते हैं और सुहेल की अब हर जगहों पर तलाशी करना शुरू करते हैं। सुहेल के पूरा परिवार सुहेल की हर जगहों पर तलाशी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सुहेल का कहीं कुछ पता नहीं चलता है और देखते ही देखते लगभग 2 घंटे का समय बीत जाता है। आखिरकार उसी रात को 11 बजे के आसपास रुस्तम रामनगर पुलिस थाने में जाता है और सुहेल की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा लेता है। पुलिस भी जो रिपोर्ट दर्ज करती है उसके बाद तुरंत ही सुहेल की तलाशी करना शुरू कर देती है। पुलिस भी अपनी तमाम कोशिश कर लेती है। देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी सुहेल का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। आखिरकार पुलिस अगले दिन सुहेल के बारे में पता लगाने के लिए एरिया में तलाशी करती है। तभी एक व्यक्ति पुलिस वालों से कहता है कि साहब, एक लड़का रात्रि के करीब 9 बजे के आसपास बाइक से जब जा रहा था, उसकी कार से टक्कर हो गई। कुछ व्यक्ति तुरंत ही उसे अपने कार में लेकर के हॉस्पिटल चले गए। जैसे ही व्यक्ति इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, पुलिस को लगता है कि शायद सुहेल किसी हॉस्पिटल में होगा। पुलिस सुहेल की तलाशी करने के लिए एरिया के तमाम हॉस्पिटल में जाती है, लेकिन किसी भी हॉस्पिटल में सुहेल का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। आखिरकार पुलिस उस घटनास्थल पर पहुंचती है और वहां का सीसीटीवी चेक करती है। पुलिस जब सीसीटीवी को खंगालना शुरू करती है, आखिरकार उस सीसीटीवी में सुहेल दिखाई देता है। सुहेल जब अपनी प्लेटिना गाड़ी लेकर के आता है, तभी उसकी एक कार से टक्कर होती है और कार से तुरंत ही कुछ व्यक्ति बाहर निकलते हैं, सुहेल की बुरी तरीके से पिटाई करते हैं और फिर उसके बाद से सुहेल को अपनी गाड़ी में लेकर के उसकी बाइक भी वहां से रवाना हो जाते हैं। लेकिन रात्रि का वक्त होने की वजह से ना तो उस कार का नंबर दिखाई देता है और ना ही किसी व्यक्ति का चेहरा भी साफ दिखाई देता है। इसीलिए पुलिस अब सुहेल के बारे में पता लगाने के लिए एरिया के जितने भी बदमाश होते हैं, लगभग 15 लोगों को अपने थाने में लेकर आती है और फिर उनसे सख्ती से सुहेल के बारे में पूछताछ करती है। लेकिन सब के सब एक ही जवाब देते हैं कि साहब, हमें सुहेल के बारे में कुछ नहीं पता है। पुलिस अभी अपना इधर काम कर ही रही थी कि तभी इधर सुहेल का पूरा परिवार कुछ लोगों के साथ मिल करके और थाने के बाहर जाकर बैठ करके धरना प्रदर्शन देना शुरू कर देते हैं। दरअसल सुहेल के परिवार वालों का कहना होता है कि पुलिस ठीक से अपना काम नहीं करती है। कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर भी इतना काफ़ी दबाव आ जाता है कि पुलिस भी अब इस केस को काफ़ी सीरियस तरीके से लेती है और पूरे ज़ोरदार तरीके से सुहेल की तलाशी करना शुरू करती है। आखिरकार अगले दिन 4 अगस्त 2022 को सुबह सुबह ही एक अननोन नंबर से पुलिस वालों के पास फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला व्यक्ति कहता है कि साहब, मालधन क्षेत्र में एक लड़के की डेड बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस वालों को जैसे ऐसी सूचना मिलता है, पुलिस तुरंत ही अपनी टीम को लेकर के घटनास्थल पर पहुंचती है और तुरंत ही उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले लेती है।
पुलिस जब उस डेड बॉडी को चेक करती है तो पता चलता है कि मरने वाले के चेहरे को बुरी तरीके से बिगाड़ दिया गया था, उसकी शिनाख्त नहीं हो पाती है। इसीलिए पुलिस तुरंत ही सोहेल के घर के परिजनों को घटनास्थल पर बुलाती है। सोहेल के घर के परिजन जब घटनास्थल पर पहुंचते हैं, डेड बॉडी को जब देखते हैं, उसके चेहरे को देख करके सोहेल के घर परिवार वाले भी उसकी पहचान नहीं कर पाते हैं। लेकिन उसके शरीर पे जो कपड़े थे, आखिरकार कपड़ों को देख करके सोहेल के घर परिवार वाले सोहेल की शिनाख्त कर लेते हैं। उसके बाद से पुलिस तुरंत ही सोहेल की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो उसे साफ पता चल जाता है कि सोहेल के सर पे किसी भारी हथियार से वार करने की वजह से उसकी मौत हो चुकी है। पुलिस जब इसके बारे में सोहेल के पिता रुस्तम और उसके भाई जुनैद से पूछताछ करती है कि क्या तुम लोगों को किसी पे शक है कि सोहेल के साथ इस तरह की हरकत कौन कर सकता है, इस पे रुस्तम और उसका बेटा जुनैद दोनों के दोनों पुलिस वाले से कहते हैं कि साहब हमें किसी पे कोई शक नहीं है। पुलिस अब इस केस की खुलासा करने के लिए सबसे पहले सोहेल के मोबाइल नंबर का CDR निकालती है, लेकिन उस CDR में भी पुलिस को कोई भी ऐसा संदिग्ध नंबर नहीं मिलता है जिस पे पुलिस को शक जाए। इसीलिए पुलिस अब इस केस की छानबीन करने के लिए फिर से सोहेल के घर पे जाती है और उसके भाई जुनैद से पूछताछ करती है। तो जुनैद कहता है कि साहब एक व्यक्ति है जिसका नाम है भरत आर्या, जो इसी चोरपानी बुधनगर इलाके का रहने वाला है। दरअसल भरत का और मेरे भाई का 36 का आंकड़ा चलता था, लेकिन ये बातें बहुत पुरानी है। लगभग 5 साल पहले साल 2017 में भरत की एक बहन थी पूजा, जिसकी उम्र थी लगभग 22 साल के आसपास। पूजा सोहेल के प्यार में पड़ चुकी थी और जहर खा करके आत्महत्या कर ली, जिसकी वजह से भरत मेरे भाई सोहेल से नफरत करता था। इस केस में पहला नाम निकल कर आता है भरत का। भरत जिसकी उम्र है लगभग 28 साल के आसपास, जो सेना में काम करता है, फिलहाल पठानकोट में तैनात है। पुलिस तुरंत ही सोहेल के बारे में पूछताछ करने के लिए भरत के घर पर पहुंचती है, तो भरत अपने घर पे ही पुलिस वालों को मिल जाता है। पुलिस जब भरत से पूछताछ करती है सोहेल के बारे में, तो भरत कहता है कि साहब 14 जुलाई को ही मैं छुट्टी लेकर के अपने घर आया हूँ, मैंने सोहेल की हत्या नहीं की है। आखिरकार पुलिस वापस चली आती है और फिर भरत के बारे में जानने के लिए इंटरनल ही केस की छानबीन करना शुरू करती है और सबसे पहले भरत के मोबाइल के CDR के साथ साथ उसके मोबाइल का लोकेशन निकालती है। तो पता चलता है कि घटनास्थल वाले दिन भरत का मोबाइल का लोकेशन वहीं का दिखाता है जहां पे सोहेल की डेड बॉडी मिला था। पुलिस को जैसे ही ये लोकेशन मिलता है, पुलिस इसी के शक के आधार पर तुरंत ही भरत को अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर भरत से पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन भरत अपने जिद से पीछे ही नहीं हटता है। भरत एक ही बात कहता है कि साहब मैंने सोहेल की हत्या नहीं किया है। इसीलिए पुलिस अब तुरंत ही उसके मोबाइल का लोकेशन भरत के सामने रखती है और फिर उससे सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस जैसे ही अपना सख्ती दिखाना शुरू करती है, भरत के सामने भी अब कोई रास्ता नहीं बचता है। भरत तुरंत ही अपना जुर्म कबूल कर लेता है और कहता है कि साहब इस काम को अंजाम देने में मेरा एक दोस्त भी साथ था, जिसका नाम है दिनेश टमटा, जो इसी नारायणपुर इलाके का रहने वाला है। पुलिस तुरंत ही दिनेश को भी अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है और तुरंत ही इस केस का खुलासा कर देती है। लेकिन पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है, सोहेल के घर परिवार वाले पुलिस की बातों पे यकीन नहीं करते हैं। इसके बावजूद भी सोहेल के घर के परिजन पुलिस थाने के सामने धरना दे देते हैं और पुलिस के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि दरअसल पुलिस अपना ठीक से काम नहीं कर रही है, क्योंकि सोहेल की हत्या 2 लोगों ने नहीं किया है, बल्कि 2 लोगों से ज़्यादा थे। कहीं ना कहीं सोहेल के घर परिवार वालों के दबाव में आकर के पुलिस फिर से दिनेश को अलग बिठा करके और उसे सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस जब दिनेश से पूछताछ करना शुरू करती है, तो दिनेश कहता है कि साहब इस काम को करने के लिए हम 4 लोग शामिल थे, जिसमें 2 मेरा दोस्त भी शामिल था, जिसमें से एक का नाम है योगेश बिष्ट, दूसरे का नाम है मनोज सिंह उर्फ मुन्नू नेपाली। पुलिस भरत से सोहेल की हत्या की वजह पूछती है। इस पे भरत कहता है कि साहब मेरे पिता का नाम हरीश राम है। हरीश जो कि इसी चोरपानी बुध बिहार का रहने वाला है। हरीश जो कि पेशे से एक लोहार है। हरीश की पत्नी बहुत पहले ही इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है। हरीश के टोटल 5 बच्चे हैं, जिसमें 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। हरीश जो कि बेहद ही गरीब परिवार से है, इसी रामनगर में लोहे की दुकान कर रखा है। कुछ ठीक दुकान नहीं चलता है, जैसे तैसे थोड़े बहुत पैसे कमाता है और अपने बच्चों की परवरिश करता है। जैसे ही हरीश के कुछ बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपने पिता का हाथ बटाने के लिए हरीश के ही दुकान में काम करना शुरू करते हैं। लेकिन जैसे ही हरीश का बड़ा बेटा और उसकी दूसरी बेटी बड़ी हो जाती है, हरीश अपने बड़े बेटे और दूसरी बेटी की शादी कर देता है। लेकिन हरीश जब अपना एक बेटा और बेटी की शादी करता है, तब हरीश की तीसरी बेटी पूजा और चौथा बेटा भरत 12वीं इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम देते हैं
उस वक्त पूजा की उम्र लगभग 23 साल के आसपास होती है। लेकिन जैसे ही इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दे देते हैं, पूजा जब अपनी घर की माली हालत देखती है, इंटरमीडिएट के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ देती है। लेकिन भरत फौज में नौकरी करने का शौक पाल लेता है, इसीलिए अपनी पढ़ाई जारी रखता है। लेकिन भरत अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए सोहेल के स्टेशनरी की दुकान में काम करना शुरू कर देता है। जब वहाँ पे काम करना शुरू करता है तो सोहेल की दुकान और भरत के पिता की दुकान आमने सामने होती है। दोपहर के वक्त पूजा ही घर से खाना बना करके अपने पिता के लिए भी और अपने भाई भरत के लिए लेकर के जाती है। पूजा जब खाना बना करके भरत के पास लेकर के जाती है, भरत जब खाना खाने लगता है, पूजा उसके जगह पे काम करने लगती है। लेकिन जब सोहेल के दुकान पे जाना शुरू करती है, सोहेल जब पहली बार पूजा को देखता है, उसकी खूबसूरती देख करके उसका दीवाना हो जाता है। उसके बाद सोहेल पूजा के तरफ अजीब नज़रों से देखना शुरू करता है। पूजा जो कि पढ़ी लिखी थी, समझदार भी थी। पूजा जब सोहेल को इस तरह की हरकत करते हुए देखती है तो उसे भी समझने में देर नहीं लगता है। कहीं ना कहीं पूजा को भी सोहेल पसंद आ जाता है और फिर पूजा और सोहेल के बीच में दोस्ती हो जाती है। उसके बाद से जैसे ही कुछ दिन का वक्त बीतता है, भरत वहाँ से अपना काम छोड़ देता है क्योंकि उसको अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी होती है। भरत जब सोहेल की नौकरी छोड़ देता है, उसके बाद से उसकी जगह पे पूजा काम करना शुरू कर देती है। उसके बाद से सोहेल को एक बढ़िया मौका मिल जाता है। कहीं ना कहीं पूजा के लिए भी उसके रास्ते का कांटा हट जाता है और उसके बाद से पूजा और सोहेल के बीच की दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है और फिर दोनों के बीच में लव अफेयर शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में जब लव अफेयर शुरू होता है, ये बातें ज़्यादा दिनों तक नहीं छिपती है और आखिरकार एक दिन पूजा के पिता और उसके भाई भरत को मालूम चल जाता है। जिस दिन उन दोनों को मालूम चलता है, पूजा को काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूजा कहती है कि मैं सोहेल से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। दरअसल सोहेल भी मुझसे शादी करना चाहता है। भरत और उसके पिता पूजा को काफ़ी हद तक समझाते हैं, लेकिन उनकी बातों की असर पूजा पे थोड़ी सी भी नहीं करती है क्योंकि पूजा सोहेल की दीवानी हो चुकी थी। उसके बाद से एक दिन सोहेल पूजा को एक होटल में लेकर के जाता है, लेकिन होटल पहुंचने से पहले होटल का एक कमरा बुक कर लेता है और उसी कमरे में खाने के लिए कुछ ऑर्डर मंगाता है। उसी कमरे में बैठ करके दोनों खाना खाते हैं, लेकिन खाना खाने के बाद पूजा कहती है कि चलो अब घर चलते हैं। इस पे सोहेल कहता है कि हम पहली बार दोनों एकांत में मिले हैं, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, अगर हम एकांत में मिले हैं तो इस मौके को ना गंवाएं। और इतनी ही सी बात कह करके सोहेल तुरंत ही पूजा को अपनी बाहों में पकड़ लेता है। जैसे ही अपनी बाहों में पकड़ता है, पूजा भी तुरंत सोहेल से दूरी बना लेती है और कहती है कि ये बिल्कुल सच है कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहती जो शादी के बाद किया जाता है। इस पे सोहेल पूजा को समझाता है कि तुम्हें मेरे प्यार पे भरोसा नहीं है, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और अगर तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है तो तुम जा सकती हो। पूजा भी सोहेल को लेकर के इस कदर से मजबूर हो चुकी थी कि चाह कर भी उससे दूरी नहीं बना पा रही थी और आखिरकार सोहेल के आगे अपने आप को समर्पण कर देती है और पहली बार उसी होटल के कमरे में सोहेल और पूजा के बीच में संबंध बनता है। लेकिन एक बार जब ये सिलसिला शुरू होता है, उसके बाद से कभी थमने का नाम ही नहीं लेता है। अक्सर सोहेल पूजा को लेकर के दूसरे होटल के कमरों में जाता है और फिर दोनों वहाँ पे संबंध बनाते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ दिन का वक्त बीतता है, सोहेल अपना असली चेहरा सामने लाता है। सोहेल का पूजा से मन भर जाता है। उसके बाद से सोहेल के तरफ उतना ध्यान नहीं देता है। सोहेल पूजा से ठीक से बात भी नहीं करता है। जब इस तरह का रवैया अपनाना शुरू करता है, इसे देख करके पूजा को भी बड़ा अजीब सा लगता है। पूजा को भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार सोहेल इस तरह की हरकत क्यों कर रहा है। अक्सर सोहेल अपने मोबाइल में ही बिजी रहता है। कहीं ना कहीं पूजा को भी शक हो जाती है कि कहीं सोहेल का किसी दूसरी लड़की के साथ अफेयर तो नहीं चल रहा है। एक दिन पूजा जब सोहेल का मोबाइल चेक करती है तो पता चलता है कि सोहेल किसी और लड़की को भी अपने प्यार के जाल में फंसा चुका है। जैसे ये सारी सच्चाई पूजा को मालूम चलता है, पूजा उस दिन काफ़ी खरी खोटी सोहेल को सुनाती है और काफ़ी गुस्से में घर चली आती है और उसके बाद से अगले दिन दुकान पे नहीं जाती है। जब काफ़ी गुस्से में घर पहुंचती है तो उसका भाई भरत पूजा से पूछताछ करता है, लेकिन पूजा कुछ भी बातें अपने भाई भरत से नहीं बताती है। अगले दिन जब दुकान पे नहीं जाती है, पूरी दिन घर पे ही रहती है और सोहेल के बारे में सोचते रहती है। उसका कॉल आने का इंतज़ार करती है, लेकिन पूरे दिन का वक्त गुजर जाता है, लेकिन सोहेल एक बार भी पूजा के नंबर पे फ़ोन नहीं करता है। इससे लेकर के पूजा और भी काफ़ी गुस्से में आ जाती है। अगले दिन भी दुकान पे नहीं जाती है और अगले दिन कई बार सोहेल के नंबर पे फ़ोन करती है, लेकिन सोहेल फ़ोन भी नहीं उठाता है। इधर पूजा सोहेल को लेकर के इतना काफ़ी टेंशन में आ चुकी थी कि कैसे भी कर करके 2 दिन का वक्त तो गुजार लेती है, लेकिन तीसरे दिन बिल्कुल अपने टाइम टेबल से तैयार होकर के दुकान पे पहुंचती है और जाते ही सोहेल से पूछताछ करती है कि आखिर तुम मेरे साथ इस तरह की हरकत क्यों कर रहे हो।
इस पे सोहेल कहता है कि दरअसल मेरे और तुम्हारे बारे में मेरे घर परिवार वालों को मालूम चल चुका है। इससे पहले कि कुछ गड़बड़ हो जाए, मैं और तुम समय रहते हुए अलग हो जाए। सोहेल जब इस तरह की बातें पूजा से कहता है, इसे सुन करके पूजा को अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता है। पूजा उस पल को याद करने लगती है कि किस तरीके से सोहेल ने अपनी मीठी बातों में फंसा करके उसकी इज्जत को लूट लिया। पूजा अब सोहेल पे शादी करने का दबाव देती है, तो सोहेल कहता है कि हमारा ये शादी कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मेरे घर परिवार वाले इस शादी के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। पूजा वहाँ से कैसे भी रोते बिलखते जब घर पे पहुँचती है, उसका भाई भरत जब उसे पूछताछ करता है, पूजा सारी सच्चाई अपने भाई भरत से बता देती है। जब सारी सच्चाई बताती है, इसे सुनने के बाद भरत का खून उबल पड़ता है। भरत सोचता है कि सोहेल को काफ़ी बुरा सबक सिखाएगा, लेकिन तब तक भरत का सेना में सिलेक्शन हो चुका था। इसीलिए भरत कोई भी ऐसा हरकत नहीं करता है जिसकी वजह से उसकी नौकरी खतरे में आ जाए और वो जेल भी चला जाए। आखिरकार भरत भी अपने आप को किसी तरीके से समझा लेता है और सोहेल के पास जाता है और सोहेल से कहता है कि तुम मेरी बहन पूजा से शादी कर लो, तुम इस तरह से उसे धोखा मत दो, क्योंकि मेरी बहन तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती है, वो तुम्हारे बगैर रह नहीं पाएगी। लेकिन सोहेल कहता है कि मैं उसे शादी करूंगा ही नहीं, क्योंकि मेरे घर वाले इस शादी को कभी मंजूरी नहीं देंगे। भरत काफ़ी हद तक सोहेल को समझाता है, लेकिन सोहेल साफ एक ही जिद पे उतर जाता है कि वो किसी कीमत पे पूजा से शादी नहीं करेगा। आखिरकार काफ़ी गुस्से में भरत वहाँ से वापस घर पहुँचता है, लेकिन भरत जैसे ही घर पहुँचता है तब तक पूजा जहर खा करके अपनी जान दे देती है। जब पूजा इस दुनिया को छोड़ के जाती है, उसी दिन भरत कसम खा लेता है कि वो सोहेल को एक दिन जरूर सबक सिखाएगा। जैसे जैसे जब वक्त गुजरने लगता है, भरत जब अपनी नौकरी पे चला जाता है, अक्सर छुट्टी लेकर के अपने घर आता है। जब भी अपने घर आता है, रास्ते में मुलाकात उसकी सोहेल से होती है, लेकिन जब भी सोहेल से सामना होता है, सोहेल अजीब तरह का कमेंट भरत के ऊपर पास करता है और उसे चिढ़ाने की कोशिश करता है, खास करके उसकी बहन पूजा को लेकर के। इसे सुन करके भरत के अंदर का गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ जाता है, लेकिन चाह कर भी भरत कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन जैसे ही 5 साल का वक्त गुजरता है, 14 जुलाई 2022 को भरत छुट्टी लेकर के अपने घर पहुंचता है। एक दिन रास्ते में ही भरत की मुलाकात सोहेल से होती है। सोहेल उस दिन भी भरत को देख करके बहुत ही गंदा कमेंट करता है। उसी दिन भरत सोच लेता है कि अब सोहेल को सबक सिखा के ही रहेगा, और तुरंत ही अपने दोस्त दिनेश से मुलाकात करता है और सारी सच्चाई दिनेश से कहता है और कहता है कि मैं सोहेल को इस दुनिया से हटाना चाहता हूँ। जब इस तरह की बातें अपने दोस्त दिनेश से कहता है, दिनेश भी इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन दिनेश कहता है कि ये काम हम 2 जने नहीं कर सकते, बल्कि इस काम को करने के लिए और भी लोगों की ज़रूरत पड़ेगा। इसीलिए दिनेश तुरंत ही अपने 2 दोस्त योगेश और मनोज सिंह दोनों को अपने इस षड्यंत्र में शामिल कर लेता है और फिर मौके का इंतजार करने लगते हैं। 2 अगस्त 2022 को रात्रि के 9 बजे के आसपास हर रोज़ की तरह सोहेल जब अपनी दुकान बंद करके अपनी प्लेटिना बाइक लेकर के जब वहाँ से निकलता है, उससे पहले ही भरत अपने तीनों दोस्तों के साथ नहर के किनारे अपनी कार लेकर के खड़ा होता है। जैसे ही सोहेल अपनी बाइक लेकर के निकलता है, भरत तेज स्पीड पर अपनी कार को लाता है और सोहेल की बाइक में टक्कर मार देता है, जिसकी वजह से सोहेल सड़क किनारे गिर जाता है। तुरंत ही दिनेश गाड़ी से बाहर निकलता है, एक सरिया निकाल करके सोहेल के सर पे काफ़ी जोरदार से वार करता है, जिसकी वजह से सोहेल की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। उसके बाद से सोहेल की डेड बॉडी को उठाकर अपने गाड़ी में रख लेते हैं और उन्हीं में से एक दोस्त सोहेल का बाइक ले लेता है और फिर सोहेल की डेड बॉडी को लेकर के इसी मालधन क्षेत्र के एक गन्ने के खेत में ले जाते हैं और उसकी डेड बॉडी को गन्ने के खेत में डाल देते हैं और उसके बाद से उसके चेहरे पे उसी के बाइक से पेट्रोल निकाल करके उसे जला देते हैं ताकि कोई इसका शिनाख्त ना कर सके। वाकई में जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताते हैं तो पुलिस इन्हीं के तहरीर पर तुरंत ही दिनेश के दोनों दोस्त योगेश और मनोज इन सबको अपने कस्टडी में लेती है। फिलहाल पुलिस ने इन चारों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन सब पे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।